दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो हिस्ट्री का टेस्ट लेकर हम उपस्थित हैं। पॉलिटी का टेस्ट अपलोड कर दिया गया है और आपके टेस्ट अच्छे जा रहे हैं। आप अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पुराने हैं वो चैनल को कुछ उन बच्चों के पास भी शेयर कर दिया करें जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, बाकी नियम आपको पता है। अगर आपके 10 क्वेश्चन में 8 से 10 के बीच में सही हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी हिस्ट्री की बहुत अच्छी है। अगर 6 से 8 के बीच में सही हो रही तब भी आपकी तैयारी ठीक ठाक मानी जाएगी। लेकिन 4 से 6 या फिर इससे कम सही हो रही है तो आपको मेहनत करके 6 से 8 या फिर 8 से 10 के बीच में पहुंचना है, क्योंकि इतने से गलतियां होने के चांसेस पेपर में बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मुगल शासक जिसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी रहते थे, वह कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। सोचिए किसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, औरंगजेब। दरअसल औरंगजेब का जो शासनकाल था वो था 1658 से 1707। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी शासनकाल पूछ लेता है। जस्ट पूछा ही गया था आरओ में, जहांगीर का शासनकाल पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर शासनकाल भी आप याद रखिएगा 1658 से 1707, क्योंकि ये शाहजहां के बाद बनता है। शाहजहां इसके पहले थे। एक बात। दूसरी बात, ये इसके दरबार में जो अधिकारी थे, मनसबदार बोले जाते थे, उनकी संख्या 33% थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, 33% थी। जबकि अकबर के समय में जो थे उनकी संख्या 16% थी। उसके पहले जहांगीर के समय में जो थे उनके बाद जहांगीर के समय में इनकी संख्या 20% थी। शाहजहां के समय में 24% थी। तो आप सोचिए सबसे ज्यादा किसके समय में थी? तो औरंगजेब के समय में थी। एक फैक्ट ये याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट, इनमें सबसे पहले राजा कौन बना होगा? इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले शासक कौन था, ये याद रखिएगा। तो अगर क्रम से ही देखें तो सबसे पहले बाबर बनता है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। याद रखिएगा। तो बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, उसके बाद 1555 से 56, उसके बाद अकबर 1556 से 1605, उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627, उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658 तक, उसके बाद जहांगीर आ जाता है औरंगजेब 1658 से 1707 तक। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, कभी कभी पेपर में क्रम भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो ऑप्शन बी सही है। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ याद रखिएगा, भले ही इसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू थे, लेकिन ये हिंदुओं से बहुत नफरत करता था, पहली बात। दूसरी बात, जो हिंदू अगर इसके कहने पे इस्लाम नहीं स्वीकार करते थे उनको मरवा देता था, एक चीज। दूसरी बात, यह संगीत का बहुत बड़ा विरोधी था। एक चीज याद रखिएगा, संगीत का बहुत बड़ा विरोधी था, पहली बात। दूसरी बात, इसी के समय में सबसे ज्यादा संगीत पे किताबें भी लिखी गई थी। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो कई इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको यहाँ बताए गए हैं, पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है, तो आपके दिमाग में ये सब होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबीजी, बसावन, मंसूर। सोचिए सबसे बड़ा चित्रकार कौन था पक्षियों का? चलिए मैं आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, मंसूर। मंसूर, ऐसे यहाँ पर मंसूर लिख दिया गया, मंसूर। एक चीज समझिएगा आप, दरअसल जहांगीर की चित्रकला के प्रति अनुराग बहुत जबरदस्त था। आप जानते हो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके दरबार में विद्या में निपुण कलाकारों की संरक्षण प्राप्त था। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फरूख बेग, विसनदास नामक विशेष बहुत सारे चित्रकार इनके दरबार में रहते थे। जिसे बादशाह, दरअसल अब्दुल जो हसन था जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था, जिसे बादशाह नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किए थे। उस्ताद मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ये जो उस्ताद मंसूर था ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, जिसे बादशाह नादिर उल अस्र की उपाधि से अलंकृत किए थे। याद रखिएगा। और मंसूर की महत्वपूर्ण कृति में साइबेरिया का विरला सारस, आप जानते हो साइबेरिया सारस भारत में घूमने भी आते हैं, आप जानते हो कहाँ आते हैं? साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ पर घूमने आते हैं? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। हाँ, तो ये जो साइबेरिया सारस जो ये मंसूर छापा था, इसकी सबसे उत्कृष्ट कलाकृति थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, तो मंसूर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था? कालिदास द्वारा जो रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक है, इसका नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। सोचिए कौन था? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन अग्निमित्र है। मालविकाग्निमित्रम में देखो, मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र शब्द शामिल है। एक चीज, दूसरे फैक्ट आप याद रखिएगा, ये जो अग्निमित्र था ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। शुंग वंश आप सुने होंगे, तो शुंग का बेटा था। कालिदास ने अपनी रचना मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र के बारे में, अग्निमित्र को लेकर एक नाटक की रचना की। एक चीज, दूसरी चीज, अगर कभी पूछा जाए कि कालिदास पहले थे कि अग्निमित्र पहले था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अग्निमित्र पे कहानी लिखा है कालिदास ने, तो इसका मतलब क्या है कि अग्निमित्र पहले रहा होगा, उसके बाद कालिदास आए होंगे, पहली बात। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि गुप्त वंश, देखो कालिदास गुप्त सम्राट के समकालीन थे। क्वेश्चन आए कि शुंग वंश पहले था, गुप्त शासन पहले था, तो सिंपल सी बात है, शुंग वंश पहले रहा होगा, तभी तो अग्निमित्र पहले थे। तो यहाँ पर तो गुप्त शुंग वंश पहले था, कालिदास गुप्त सम्राट में थे, शासकों के साथ थे, बाद में थे। गुप्त युगीन संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि एवं नाटककार महाकवि कालिदास कुल लगभग 7 ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिसमें प्रमुख मालविकाग्निमित्रम का नाटक है। ठीक, एक चीज ये याद रखिएगा। और इसके अलावा भी इन्होंने मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, बहुत सारे रघुवंशम, बहुत सारी कृतियों का इन्होंने मतलब रचना की है। तो कालिदास एक महान कवि बोले जाते हैं भारत के, और भारत का नाम इन्होंने विश्व स्तर पर रोशन भी किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम या अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का जो वेशनगर अभिलेख है, ये किससे संबंधित है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, कृष्ण प्रद्युमन तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। सोचिए, चलिए आपको इसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, केवल वासुदेव से। दरअसल धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में यूनानियों ने भारतीय धर्म से बहुत कुछ सीखा है। जैसे सम्राट मेनांडर ने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। और एंटियोलकिड्स का जो राजदूत था हेलियोडोरस, भारत में आया और भागवत धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म को इसने ग्रहण कर लिया। और इसने मध्य प्रदेश के विदिशा में, मध्य प्रदेश की विदिशा जो राजधानी है, वहाँ के वेशनगर में गरुड़ ध्वज का स्थापना भी की है। आप उसको देखोगे तो वो बौद्ध धर्म से वैष्णव धर्म से संबंधित है, वासुदेव से संबंधित है। एक मिनट, यहाँ देखिए, आप देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये है मध्य प्रदेश के विदिशा में। देखो, भारत में मध्य प्रदेश के विदिशा में आधुनिक बेसनगर के पास स्थित है ये, और इसे हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ कहा जाता है। ये आप जो दिख रहा है ना, यही है, इसी की बात हो रही है। ये किससे संबंधित है? ये केवल वासुदेव से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और है, ये केवल वासुदेव से संबंधित है। एक नाम और है यहाँ पर, संकर्षण। संकर्षण किसका नाम है, आपको पता है? चलिए हम आपको बता देते हैं। संकर्षण दरअसल जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम का ही नाम संकर्षण है। प्रद्युमन तो आपको पता होगा, प्रद्युमन आप बताओगे किसका नाम था, लेकिन संकर्षण हमको बता दिए हैं। ये बलराम का, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई, उनका नाम है। तो कह रहा है कि ये जो हेलियोडोरस का वेशनगर है, किससे संबंधित है? तो केवल ये वासुदेव से संबंधित, मतलब वैष्णव से संबंधित, ना तो बलराम से ना प्रद्युमन से। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ये जो ऑप्शंस हैं, इनमें कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, भील विद्रोह। एक बात याद रखिएगा, ये सभी के सभी जनजाति विद्रोह हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ किए गए थे, जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। इसमें जो भील विद्रोह है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ये जो कोल विद्रोह और रंपा विद्रोह है, ये दोनों, एक मिनट, इसमें जो ये रंपा विद्रोह, केवल रंपा विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक चीज याद रखिएगा। और ये जो कोल विद्रोह है और जो संथाल विद्रोह है, ये दोनों झारखंड, आप जोड़ सकते हो, झारखंड के आसपास का क्षेत्र ले लो, बिहार का कुछ हिस्सा था, उधर से संबंधित है। तो संथाल और कोल,
ये दोनों झारखंड के क्षेत्र के आसपास से, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के आसपास से और भील विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र से आसपास से है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो ऑप्शन ए सही है, भील विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में जो बरेली में विद्रोह हुआ था, 1857 में जगह जगह लोग विद्रोह कर रहे थे, तो जो विद्रोह बरेली से हुआ था उसका नेता कौन था? सोचिए, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, फिरजिस कादिर, कौन था? चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, खान बहादुर। दरअसल 1857 का विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने बरेली में किया था। दरअसल जगह जगह लोग विद्रोह कर रहे थे, तो बरेली से जिन्होंने विद्रोह किया था वो थे खान बहादुर। एक चीज, कुंवर सिंह आप जानते हो जगदीशपुर बिहार से किए थे, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। मौलवी अहमद शाह ने, फिरजिस कादिर ने जो है, मौलवी अहमद शाह ने कहाँ से किया था? अवध से, या फिर मौलवी अहमद शाह फैजाबाद के आसपास के क्षेत्र से आपको बताए थे। और जो फिरजिस कादिर थे, ये मौलवी वाला आपको पिछली वीडियो में बताए थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ क्लियर कर लिए होंगे आप। ये फिरजिस कादिर जो थे, ये कौन है? ये बेगम हजरत महल के बेटे हैं। तो सिंपल सी बात है, हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व की थी, तो ये भी वहीं से करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बरेली से जो विद्रोह किए थे वो खान बहादुर किए थे। ऑप्शन ए सही है। डिटेल में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इन ऑप्शनों में कौन ऐसा जो सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संघ, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड कैनिंग की उच्चतम निष्क्रियता। सोचिए। चलिए हमको इसे बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कैनिंग नहीं है, जॉन लॉरेंस था। लॉरेंस की उच्चतम निष्क्रियता थी, मतलब वो किसी के में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो भी किसके लिए था? ये अफगानिस्तान के क्षेत्र के लिए था। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 के आसपास, 85-86 के आसपास गवर्नर जनरल बनता है 1793 तक। इसके अस्थायी बंदोबस्त या फिर 10 साला बंदोबस्त जमींदारी प्रथा के नाम से मशहूर हुई थी, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी 1798 से 1805 तक। ये भारत का गवर्नर जनरल था। सहायक संधि में क्या होता था कि राजा के दरबार में अपने सैनिक रख लेता था, उसके समस्त अधिकारों पर कब्जा कर लेता था और बोलता था कि हम आपकी सहायता करेंगे युद्ध के समय में। तो एक प्रकार से उनको अपना गुलाम बनाता था। लॉर्ड डलहौजी 1848 1856 तक, लगभग 8 साल तक। और इसकी राज्य हड़प नीति थी कि मतलब कि इसने नियम बना दिया था कि जिनके यहाँ पर लड़के नहीं हुए उनके राज्य को हम अपने में मिला लेंगे। आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई इसी में विद्रोह कर गई थी। आपको पिछली वीडियो में इस पर डिस्कशन भी हुआ था, अगर आप अच्छे से पिछला वीडियो देखे होंगे तो अभी भी आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर डी सही है। बाकी आपको जो पिछले सब बताए गए हैं जल्दी जल्दी इसलिए बता दिए गए कि एक बार फिर से दिमाग में आपके रिवीजन हो जाए, बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ जो उपन्यास है उसकी कथा किस पर है? चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर, तालुकदार विद्रोह पर। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। आनंद मठ जो विद्रोह, जो उपन्यास है, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दरअसल सन्यासियों ने बंगाल में विद्रोह किया था जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि वो धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, पहली बात। और उसके खिलाफ जब सन्यासियों ने विद्रोह किया था, उसी को ध्यान में रखकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक लिखा और उसी में अपना एक गीत शामिल किया, वंदे मातरम, आप जानते होंगे। तो ये जो आनंद मठ था, ये सन्यासी विद्रोह पर, उन्हीं की कहानी पर आधारित है और इसी में है वंदे मातरम, जिसे बाद में स्वतंत्रता के समय क्रांतिकारियों ने अपना गीत भी बनाया था। आप पढ़े होंगे अगर तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? एक पत्र था ये, इसके संपादक कौन थे? हेमचंद्रकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सोचिए कौन था? चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियार्ट का संपादन किए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है। अंतिम क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है कालक्रम में लिखिए। अब इनका आपको कालक्रम में लिखना है। पहले आप क्वेश्चन देखिए। ये है असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब कह रहा है
कि सही ऑप्शंस कौन है, मतलब सही क्रम में, मतलब पहले उसके बाद उसके बाद उसके बाद, अगर आप क्रम से लगाओगे तो कौन सा सही हो सकता है, सोचिए। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात आप देखिए, ये असहयोग आंदोलन 1920, फैक्ट याद रखिएगा। होम रूल लीग 1916, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब आप सोचिए, पहले पे आप किसे रखोगे, 1916 मतलब दूसरा, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन बी और सी में दो है। उसके बाद दूसरे पे कौन रखोगे, 1920 पहला, मतलब 2 1 दोनों में है। उसके बाद तीसरे पे क्या रखोगे, 1930 मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 2 1 3 मतलब ऑप्शन बी सही है। अगर आपको क्रम पता हो, बड़े मोटे मोटे फैक्ट हैं, ये इतिहास के बहुत मोटे फैक्ट हैं, अगर आप इनको पता होगा तो बड़े आराम से लगा लोगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर हुआ होता है, और आशा करते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए होंगे, और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने हैं वो चैनल को उन लोगों के पास भी शेयर कर दें जो तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।